उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हेलो सर, मैं बर्चर बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ एचटी। चीफ बॉस ने इस बार मौतमाना लहजे में कहा। मिस्टर बर्चर, एक इंतहाई खौफनाक अफसोसनाक इत्तला मिली है कि गवर्नर जनरल के स्पेशल सेक्रेटरी मार्च को इनकी रहायशगाह में हलाक कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो इंक्वायरी की गई है उससे मालूम हुआ है कि कातिल गटर के रास्ते से रिहायशगाह में दाखिल हुए और इधर से ही वापस चले गए, क्योंकि गटर की सफाई करने वाला फोरमैन और मशीन रूम का गार्ड दोनों को हलाक कर दिया गया। मैंने उसे सरकारी तौर पर ओपन करने की बजाय आपसे इसलिए बात की कि क्या मुल्क में कोई ऐसा ग्रुप तो मौजूद नहीं जिसने स्पेशल सेक्रेटरी से कुछ मालूम करना हो, क्योंकि जिस अंदाज में उन्हें हलाक किया गया है वो आम मुजरिमों का अंदाज नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओह वेरी बैड सर, वैसे क्या स्पेशल सेक्रेटरी साहब को इस फार्मूले के बारे में कुछ इल्म था? सर, जो हमने पाकिस्तान से हासिल किया था और जो मैंने खुद आपके हवाले किया था। चीफ ने कहा, ओह क्या मतलब, क्या उस फार्मूले के सिलसिले में काम हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की एक टीम यहाँ आई थी जिसे मेरे एक सेक्शन ने हलाक कर दिया, लेकिन इस बारे में इत्तला मुझे 2 घंटे पहले मिली है। इसलिए मैंने पूछा था कि कहीं उन लोगों ने स्पेशल सेक्रेटरी को इस बुनियाद पर ना घेरा हो कि उन्हें मालूम हुआ हो कि ये फार्मूला कहाँ गया। चीफ ने कहा, हाँ, मैंने ये फार्मूला स्पेशल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर मार्टिन के हवाले किया था। इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद थे, क्योंकि बहरहाल वो तमाम दिफाई लेबॉर्ट्रियों के इंचार्ज हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ओह सर, फिर इन लोगों को यकीनन इस बारे में कहीं से इत्तला मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी पर हमला किया। यकीनन उन्होंने इससे ये मालूमात हासिल कर ली होंगी, लेकिन वो इन मालूमात से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके, बल्कि मेरे आदमियों के हाथों हलाक हो गए। चीफ ने कहा, ओह तो ये बात है, ठीक है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो चीफ ने रिसीवर रखा ही था कि इस बार सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। ये डायरेक्ट फ़ोन था और ये नंबर सिर्फ सेक्शन इंचार्ज ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए चीफ समझ गया कि कोई सेक्शन इंचार्ज की कॉल है। यस, चीफ ने रिसीवर उठाकर कहा, मैं बोल रहा हूँ चीफ, इंटरसेक्शन इंचार्ज। दूसरी तरफ से मौतमाना लहजे में कहा गया तो चीफ ने बेइख्तियार चौंक पड़ा। यस, क्यों कॉल की है? चीफ ने कहा, सर, क्या डॉफ मैगी और उसके साथियों को आपने स्पेशल लेबॉर्ट्री एरिया में भिजवा दिया है? दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे अभी इत्तला मिली है कि सुपर सेक्शन का डॉफ और मैगी अपने 3 साथियों समेत स्पेशल लेबॉर्ट्री के एरिया में दाखिल हुए। वहां जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने वहां बताया कि उनका ताल्लुक एचडी से है और अब डॉफ अलहदा सेक्शन का इंचार्ज बन चुका है और वो यहाँ लेबॉर्ट्री की खसूसी चेकिंग के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली है कि यहाँ का कोई साइंसदान गद्दारी कर रहा है। जिस पर चेक पोस्ट के इंचार्ज मेजर ने मुझे कॉल करके ये इत्तला दी तो मैंने उन्हें वहीं रोकने का हुक्म दिया और आपको कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि डॉफ और मैगी तो वाकई ही एचडी के एजेंट हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम कर रहे थे। फिर वो यहाँ किस तरह आ गए? मेक ने तफसील बताते हुए कहा, हाँ, डॉफ ने चूँकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दिया है, इसलिए मैंने उसे तरक्की देकर इसका ग्रुप अलहदा कर दिया है, लेकिन वो वहाँ कैसे और क्यों पहुँच गए हैं? चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ओह, क्या वाकई ही इमरान और उसके साथियों का खात्मा हो चुका है चीफ? दूसरी तरफ से मैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, और ये काम डॉफ और मैकी ने किया है। चीफ ने जवाब दिया, क्या आपने उनकी लाशें चेक कराई हैं चीफ? दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ बेइख्तियार चौंक पड़ा। डॉफ इस इमरान को पहचानता था, इसलिए उसने खुद ही पहचान कर मुझे इत्तला दे दी। चीफ ने होंठ चबाते हुए कहा, ओह बॉस, फिर यकीनन कोई गड़बड़ है, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। मैक ने कहा, कैसी गड़बड़, क्या मतलब? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, जनाब, ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉफ और मैगी ने इमरान और उसके साथियों को हलाक ना किया हो, बल्कि इमरान ने इन दोनों को हलाक कर दिया हो और अब इमरान डॉफ के मेकअप में हो और इनका स्पेशल लेबॉर्ट्री में पहुंचना बता रहा है कि पाकिस्तानी फार्मूला भी स्पेशल लेबॉर्ट्री में मौजूद होगा। उन्हें लाजिमन इस बारे में कहीं से इत्तला मिल गई होगी, हालांकि मुझे भी इस बारे में इल्म नहीं, लेकिन उनके वहां पहुंचने से यही जाहिर होता है कि फार्मूला वही होगा। मैक ने कहा, ओह, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त हो सकता है। अभी तुम्हारी कॉल आने से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉल आई थी। उन्होंने बताया है कि गवर्नर जनरल की स्पेशल सेक्रेटरी को उनकी सरकारी रिहायशगाह में इंतहाई पुर इसरार अंदाज में हलाक कर दिया गया और स्पेशल सेक्रेटरी को यह मालूम था कि पाकिस्तानी फार्मूला प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल लेबॉर्ट्री के इंचार्ज डॉक्टर मार्टिन के हवाले किया था, लेकिन मुझे इस बारे में यकीन नहीं आ रहा।
کیونکہ میری ڈاف اور میگی سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ چیف نے کہا، چیف آپ کو یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ عمران اس بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی مہارت سے اور انتہائی تیز رفتاری سے کسی بھی مرد یا عورت کے لہجے اور آواز کی نقل کر لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جنہیں آپ ڈاف اور میگی سمجھ رہے ہیں ان کی بجائے یہ عمران آپ سے بات کر رہا ہو۔ میک نے کہا، اوہ ویری بیڈ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کیونکہ ڈاف سیکشن کی بات میں نے اس وقت ڈاف سے کی تھی جب اس نے مجھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا بتایا تھا۔ تم فوراً ان کے خلاف کارروائی کرو، فوراً، یہ تو انتہائی خطرناک معاملہ ہو گیا ہے۔ چیف نے کہا، آپ بے فکر رہیں، اب میں پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، لیکن اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائے تم انہیں ہلاک کر دو وہ تمہیں ہلاک کر کے تمہارا میک اپ کر لیں اور پھر تمہارے لہجے میں مجھ سے بات کرنا شروع کر دیں۔ چیف نے کہا، او نہیں سر، ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے میں کوڈ طے کر لیتا ہوں، میں اپنے نام کے ساتھ سنشائن کہوں گا، آپ نے جواب میں مون لائٹ کہنا ہے، اس طرح معاملات شک و شبہ سے بالاتر رہیں گے۔ میک نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری کال کا انتظار کروں گا۔ چیف نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس رخ رنگ کے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو چیف نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف نے کہا، کروشر بول رہا ہوں، میں ابھی اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا ہوں اور وہیں سے کال کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کروشر کی موتمانہ آواز سنائی دی۔ چیف نے کروشر کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈاف اور میگی نے اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہلاک کر دیا ہے، اس لیے اب وہ آپ واپس آ جائے اور ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ اوپن کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کروشر کو بتایا تھا کہ اس نے ڈاف کی صلاحیتوں کے پیش نظر اس کا علیحدہ سیکشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے، کیا ہوا ہے؟ چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یس سر، ایک عجیب سی بات ہے جس نے مجھے ذہنی طور پر چونکا دیا، لیکن یہ واضح نہیں۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاف اور میگی نے سیکشن ہیڈ کوارٹر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر آگ کر دی۔ میں جب یہاں پہنچا تو ہیڈ کوارٹر خالی ملا، یہاں کا گارڈ بھی غائب تھا اور ہیڈ کوارٹر بھی اوپن تھا۔ بہرحال میں سمجھا کہ گارڈ کہیں مارکیٹ وغیرہ گیا ہوگا، لیکن جب میں نے ہیڈ کوارٹر کی چیکنگ کی تو ٹارچنگ روم میں خون کے دھبے موجود تھے، لیکن اس قدر تعداد میں نہیں تھے کہ جس سے ظاہر ہوتا کہ اتنے سارے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پر میں نے برقی بھٹی کو چیک کیا تو سر اس کے کمپیوٹر نے بتایا کہ اس کے اندر صرف اتنی راکھ موجود ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 افراد کی لاشوں کے جلنے سے ہو سکتی ہے، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی تعداد میں 5 تھی، اس لیے میں ٹھٹک گیا ہوں۔ لیکن بہرحال اس قدر واضح بات نہیں کیونکہ صرف اس بات پر آخری فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے ڈاف کی مخصوص فریکوینسی پر اسے کال کرنے کی کوشش کی تاکہ اسے خود حالات معلوم کر سکو، لیکن وہ کال ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ کیا ڈاف کی مخصوص فریکوینسی تبدیل تو نہیں کر دی گئی؟ کروشر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو چیف نے بھی اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ کروشر کی اس تفصیل کے بعد یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ڈاف اور میگی کو ہلاک کر کے برقی بھٹی میں ڈال دیا، اور تیسری لاش یقیناً اس گارڈ کی ہوگی جو وہاں کروشر کو نہیں ملا اور خود انہیں نے ڈاف اور میگی کا روپ ڈھال لیا ہوگا۔ کروشر، تمہاری بتائی ہوئی تفصیل سے ایک بات یقینی ہو گئی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ڈاف اور میگی نے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ خود ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اور اب ڈاف اور میگی کے میک اپ میں ہیں۔ چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ چیف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کروشر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہاری کال آنے سے پہلے 2 باتیں سامنے آئی تھی، ایک تو یہ کہ گورنر جنرل کی اسپیشل سیکریٹری کو ان کی سرکاری رہائش گاہ پر پر اسرار انداز میں ہلاک کر دیا گیا، اور اسپیشل سیکریٹری کو معلوم تھا کہ پاکیزیہ سے حاصل کیا جانے والا فارمولہ اور اسپیشل لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر مارٹن کے حوالے کیا گیا ہے۔ دوسری اطلاع انٹرسیکشن کے چیف میک نے دی تھی کہ ڈاف اور میگی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اسپیشل لیبارٹری کے ایریے میں پہنچے ہیں۔ انہوں نے وہاں لیبارٹری کے اندر جانے کی کوشش کی جس پر میک کو اطلاع دی گئی، اور میک نے مجھے کال کی اور اس شبے کا اظہار کیا کہ یہ ڈاف اور میگی نہیں ہو سکتے، اور اب تمہاری کال کے بعد یہ بات یقینی ہو گئی کیونکہ برقی بھٹی میں 3 افراد کی راکھ کا مطلب ہے کہ اس میں ڈاف، میگی اور اس گارڈ کی لاشیں جلائی گئی ہیں۔ چیف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، یہ تو انتہائی خطرناک مسئلہ ہے۔ اب وہ نقلی ڈاف اور میگی کہاں ہے؟ کروشر نے کہا، میں نے میک کو احکامات دے دیے ہیں کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، وہاں ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہے، البتہ تم یہاں شہر میں ان کی تلاش میں کام شروع کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو جائے اور واپس شہر آ جائے۔ چیف نے تیز لہجے میں کہا،
اوکے چیف، دوسری طرف سے کروشن نے کہا، اور چیف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت کروشر کے ہیڈ کوارٹر میں حاصل کردہ جیپ میں اس وقت سالٹ لینڈ کے پہاڑی علاقے میں موجود تھا۔ سالٹ لینڈ کا پہاڑی علاقہ کافی وسیع ایریا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں پہاڑیوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا علاقہ پورٹ ورتھ کہلاتا تھا، جہاں فوجی چھاؤنی تھی۔ عمران اس وقت ڈاف کے میک اپ میں تھا، جبکہ جولیا میگی بنی ہوئی تھی۔ باقی ساتھیوں نے بھی میک اپ تبدیل کر لیے تھے۔ یہ میک اپ انہوں نے کروشر کے سیکشن ہیڈ کوارٹر میں کیے تھے، اور خصوصی ساخت کا اسلحہ بھی انہوں نے وہاں سے حاصل کر لیا تھا، اس لیے وہ ہیڈ کوارٹر سے نکل کر سیدھے سالٹ لینڈ پہنچے تھے۔ لیکن عمران نے پورٹ ورتھ کے فوجی چھاؤنی میں جانے کی بجائے جیپ کو ایک علیحدہ علاقے میں درخت کے ایک جھنڈ میں روک دیا تھا، اور اس وقت وہ اس جھنڈ میں موجود تھے۔ کیا کسی کا انتظار ہے جو تم یہاں رکے ہوئے ہو؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ چھاؤنی میں پیش آنے والے حالات سے کس انداز میں نپٹا جائے، عمران نے کہا۔ کیسے حالات؟ عمران صاحب کچھ ہمیں بھی تو بتائیں، صفدر نے جولیا کے بولنے سے پہلے پوچھا۔ ڈاف اور میگی کے روم میں ہم وہاں جا رہے ہیں، لامحالہ ہمیں چیک پوسٹ پر روکا جائے گا، اور جب ہم اپنے بارے میں بتائیں گے تو لامحالہ وہ پہلے اسے کنفرم کریں گے، پھر ہمیں آگے جانے دیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پھر اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے ڈاف اور میگی تو اصل ہیں، صفدر نے کہا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کس سے تصدیق کرائیں گے، کیا ایچ ڈی کے چیف سے یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے؟ عمران نے کہا تو صفدر اور جولیا دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ او ہاں، واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، صفدر نے کہا۔ اسپیشل سیکریٹری نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق تو ان فوجیوں کا لیبارٹری کا ایچ ڈی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ فارمولا وزیر اعظم نے لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر مارٹی کو دیا تھا۔ اگر ایچ ڈی کا کوئی تعلق ہوتا تو لامحالہ ایچ ڈی کا چیف خود یہ فارمولا ڈاکٹر مارٹن کو دیتا، جولیا نے جواب دیا۔ ہاں، یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے سے ایچ ڈی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اس صورت میں تو وہ ہمیں کسی صورت آگے نہ جانے دیں گے، عمران نے کہا۔ خواہ مخواہ کی سوچ و بچار کا کیا فائدہ؟ مسئلہ تو اس لیبارٹری میں داخل ہونے کا ہے، داخل ہو جائیں گے، تنویر نے کہا۔ کیا تم واقعی احمق ہو یا جان بوجھ کر احمق بن جاتے ہو؟ وہاں پوری فوجی چھاؤنی ہے، تم ایک مشین پسٹل یا گن سے کس کو ہلاک کرو گے؟ جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کب پوری فوجی چھاؤنی کو ہلاک کرنے کے لیے کہا؟ صرف چیک پوسٹ والوں کا خاتمہ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، پھر جو بھی سامنے آیا اسے اڑا دیں گے، تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس طرح کا ایکشن واقعی احمقانہ بات ہے، ہمیں تو اس راستے کا بھی علم نہیں، ہم کہاں جائیں گے، صفدر نے کہا۔ راستہ بھی وہ لوگ خود بتائیں گے، تنویر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ دفاعی لیبارٹریوں کے راستے باہر سے کھلتے ہی نہیں، لازماً اندر سے کھلتے ہوں گے، اس لیے ویسے بھی ہم بغیر اس ڈاکٹر مارٹن سے راستہ کھلوائے اندر داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بیٹھے یہاں سوچتے رہو، تنویر نے کہا۔ تنویر فوری طور پر بات درست کی ہے، یہاں رک کر واقعی سوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی راستہ سامنے آ جائے۔ پھر انہوں نے جیپ سٹارٹ کی اور پھر گاڑی کی طرف آ کے روڈ کی طرف آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور سے ایک فوجی چیک پوسٹ نظر آنے لگی، اور وہ چیک پوسٹ پر آ کر رک گئے جہاں مسلح فوجی چکنے انداز میں کھڑے تھے۔ آؤ نیچے، ان کے انچارج سے بات کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی جولیا اور دوسرے ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ فوجی حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ چیک پوسٹ کا انچارج کون ہے؟ عمران نے قدرے تہمکانہ لہجے میں ایک فوجی سپاہی سے پوچھا۔ کیپٹن آرتھر۔ آپ کون ہیں؟ فوجی سپاہی نے کہا۔ کہاں ہے کیپٹن آرتھر؟ اس سے بات ہوگی، ہمارا تعلق ایک سرکاری ایجنسی سے ہے، عمران نے کہا۔ ادھر دوسرے کمرے میں چلے جائیں، فوجی سپاہی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسلحہ ان کی جیبوں میں تھا، اس لیے وہ جیپ کی طرف سے بے فکر تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک نوجوان کیپٹن موجود تھا۔ یہ کمرہ باقاعدہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، اور کیپٹن جو یقیناً آرتھر تھا ایک آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہونے پر وہ بے اختیار چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ چیک پوسٹ کے انچارج ہیں؟ عمران نے ڈاف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میرا نام کیپٹن آرتھر ہے، آپ کون ہیں؟ کیپٹن آرتھر نے حیرت بھری نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارا تعلق بھی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے، کیا آپ ایچ ڈی کے بارے میں جانتے ہیں؟ عمران نے کہا تو کیپٹن بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، آؤ بیٹھیں، کیپٹن آرتھر نے کہا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام ڈاف ہے اور یہ میری اسسٹنٹ ہے مس میگی، اور یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا تعلق ایچ ڈی سے ہے،
मैं सेक्शन इंचार्ज हूँ, टॉप सेक्शन इंचार्ज। हमने स्पेशल लेबॉर्ट्री को चेक करना है क्योंकि इत्ला मिली है कि वहाँ किसी साइंसदान का राब्ता गैर मुल्कियों से है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह, यानी आपका मतलब है कि कोई साइंसदान गद्दारी कर रहा है? ये कैसे मुमकिन है जनाब? कैप्टन ऑर्थन ने कहा। आप फौजी हैं, आप इन मामलात को नहीं समझ सकते। आप बराह करम लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर मार्टिन से मेरी बात करा दें, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन जनाब, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक पहले आपकी कंफर्मेशन की जाएगी, फिर आगे बात हो सकती है, कैप्टन ऑर्थन ने कहा। ठीक है, लेकिन कैसे कंफर्मेशन करोगे? इमरान ने कहा। तो कैप्टन ऑर्थन ने मेज़ की दराज खोली और इसमें से एक ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रखा, फिर इस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। इमरान उसके साथ ही खामोश बैठे हुए थे। हेलो, पोर्ट वर्थ फर्स्ट चेक पोस्ट से कैप्टन ऑर्थन कॉलिंग ओवर। कैप्टन ऑर्थन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, इंटरसेक्शन हेडक्वार्टर ओवर। चंद लम्हों बाद ही एक आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। वो शायद सेक्शन के अल्फाज से चौंका था, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। चीफ से बात कराएं। ओवर, कैप्टन ऑर्थन ने कहा। हेलो, मेक अटेंडिंग यू, चीफ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं छावनी की फर्स्ट चेक पोस्ट से इंचार्ज कैप्टन ऑर्थर बोल रहा हूँ। अभी मेरे ऑफिस में 4 मर्द और एक खातून आए हैं। इनमें से एक साहब ने कहा है कि उनका नाम डॉफ है और उनकी साथी खातून का नाम मैगी है और बाकी उनके साथी हैं। इनका कहना है कि उनका ताल्लुक एचटी के डॉफ सेक्शन से है और वो यहाँ लेबॉर्ट्री को चेक करने आए हैं क्योंकि उन्हें इत्ला मिली है कि लेबॉर्ट्री के किसी साइंसदान का राब्ता गैर मुल्कियों से है। इस सिलसिले में इंचार्ज डॉक्टर मार्टिन से बात करना चाहते हैं। मैंने कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल की है। ओवर, कैप्टन ऑर्थन ने जवाब दिया। डॉफ और मैगी यहाँ मौजूद हैं, बात कराओ मेरी उनसे। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, मैं डॉफ बोल रहा हूँ। ओवर, इमरान ने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खिसकाते हुए डॉफ के लहजे में कहा। डॉफ, तुम बगैर मुझे इत्ला दिए यहाँ कैसे आ गए? ओवर, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मुझे मालूम था कि आपको इत्ला कर दी जाएगी, इसलिए। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। ये तुमने क्या कहा है कि डॉफ सेक्शन की इंचार्ज हो? इसका क्या मतलब हुआ? ओवर, मैक ने कहा। मैंने दुरुस्त कहा है, चीफ बॉस ने मुझे अलहदा सेक्शन का चीफ बना दिया है। ओवर, इमरान ने कहा। ओके, मैं चीफ से बात करके फिर तुमसे बात करता हूँ, कैप्टन ऑर्थर। ओवर, मैक ने कहा। यस सर। ओवर, कैप्टन ऑर्थर ने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ घसीटते हुए कहा। डॉफ और उसके साथियों को इज्जत से बिठाओ, मैं अभी फिर कॉल करता हूँ। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया। इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कैप्टन ऑर्थर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सर, आप क्या पीना पसंद करेंगे? कैप्टन ऑर्थर ने इस बार मौतमाना लहजे में कहा। तुम बहरहाल कन्फर्म तो हो गए, अब हम यहाँ फारिग बैठे रहेंगे तो हमारी बात इस दौरान डॉक्टर मार्टिन से करा दो। हो सकता है कि हमें लेबॉर्ट्री जाना ही ना पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे मेरा बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं जनाब। छावनी इंचार्ज कर्नल पीटर से उनका राब्ता है और कर्नल साहब तो छावनी के मेन ऑफिस में होंगे, कैप्टन ऑर्थर ने जवाब दिया। ओके, फिर हम कर्नल पीटर से जाकर मिल लेते हैं। मैक की कॉल आए तो तुम उन्हें बता देना कि वो अगर कोई बात करना चाहे तो कर्नल पीटर के ऑफिस में कर लेंगे, इमरान ने उठते हुए कहा। मगर सर, कैप्टन ऑर्थर ने भी उठते हुए कतरे हिचकिचाते हुए अंदाज में कहा। डोंट वरी, हम सरकारी आदमी हैं, आओ मैगी, इमरान ने कहा और कैप्टन ऑर्थर ने इस बार अस्बात में सर हिला दिया। फिर वो इनके पीछे ही बाहर आ गए। इन्हें जाने दो, उसने सिपाहियों से कहा। यस सर, सिपाहियों ने जवाब दिया और इमरान और उसके साथी जीप में बैठ गए तो रॉड हटा दिया गया और इमरान जीप तेजी से आगे बढ़ा थी। वो जीप की रफ्तार लम्हा बलम्हा बढ़ाता जा रहा था। इसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी के तासुरात थे। ये मेक जब चीफ बॉस से बात करेगा तो चीफ बॉस लामहला हमें आगे बढ़ने से रोक देगा क्योंकि उससे तो इल्म ही ना होगा कि हम यहाँ आए हैं और हम फंस जाएंगे, जूलिया ने कहा। जो होगा देखा जाएगा, अब इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और जूलिया ने अस्बात में सर हिला दिया। सब लोग पूरी तरह तैयार और मोहतात रहेंगे। हो सकता है कि हमें इस कर्नल पीटर को यरकमाल बनाना पड़े या इसका मेकअप वगैरह करना पड़े या कुछ भी हो सकता है, इमरान ने कहा और सबने अस्बात में सर हिला दिए। फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरी चेक पोस्ट पर एचडी का हवाला देकर आगे बढ़ गए और एक सिपाही से पूछकर उन्होंने कर्नल पीटर के ऑफिस का रास्ता मालूम कर लिया। एक खासी बड़ी इमारत थी जिसके गिर्द बरामदा था। एक जगह बरामदे में 4 मुसल्ला फौजी बाकायदा गार्ड्स की हैसियत से खड़े नजर आ रहे थे तो इमरान समझ गया कि यही कर्नल पीटर का ऑफिस है। उसने जीप वहां सामने रोक दी और फिर नीचे उतर आया। उसके पीछे उसके साथी भी नीचे उतरे और इमरान तेज तेज कदम उठाता बरामदे में पहुंच गया। कर्नल पीटर ऑफिस में है, इमरान ने तहमकाना लहजे में एक सिपाही से कहा।
यस सर, सिपाही ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उसके साथी खामोशी से उसके पीछे थे। कमरे का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने उसे दबाया तो दरवाज़ा खुल गया और इमरान अंदर दाखिल हुआ तो ये खासा बड़ा और शानदार अंदाज में सजा हुआ ऑफिस था, जिसमें मौजूद बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक अधीर उम्र कर्नल बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों को अंदर दाखिल होते देखकर वो उठ खड़ा हुआ। आपका ताल्लुक एचटी से है, कर्नल पीटर ने उठते हुए कहा। हाँ, कैप्टन ऑर्थर ने आपसे हमारा तारुफ करा दिया होगा। मेरा नाम डॉफ है और ये मिस मैगी है और ये बाकी हमारे साथी हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। तशरीफ़ रखिए, कर्नल पीटर ने इमरान से मुसाफिया करते हुए कहा और इमरान अपने साथियों समेत कुर्सियों पर बैठ गया। आपको कैप्टन ऑर्थर ने सारी तफसील बता दी होगी। आप बराह करम मेरी बात डॉक्टर मार्टिन से करा दें, इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन इंटरसेक्शन के चीफ साहब की तरफ से कॉल आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कर्नल पीटर ने कहा। मैंने सिर्फ बात कराने के लिए कहा है, लेबॉर्ट्री में जाने की तो बात नहीं की। चीफ मैक जिस तरह सेक्शन इंचार्ज हैं, इस तरह मैं भी सेक्शन इंचार्ज हूँ, इमरान ने बड़े भारी लहजे में कहा। ओके, कर्नल पीटर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल पीटर बोल रहा हूँ, डॉक्टर मार्टिन से बात कराएं। कर्नल पीटर ने कहा। रिसीवर मुझे दे दे ताकि मजीद वक्त ज़ाया ना हो सके, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर उसने खुद ही कर्नल पीटर से रिसीवर ले लिया। डॉक्टर मार्टिन बोल रहा हूँ, उसी लम्हे एक आवाज़ सुनाई थी। बोलने वाले का लहजा बता रहा था कि वो बूढ़ा आदमी है। डॉक्टर मार्टिन, मैं एचडी के एक सेक्शन का इंचार्ज डॉफ हो रहा हूँ। आपको पाकिशा से मिसाइलों के ईंधन के सिलसिले में जो फार्मूला हासिल करके प्राइम मिनिस्टर साहब के जरिए दिया गया, इसकी हिफाजत के लिए आपने क्या तरीका इस्तेमाल किया, इमरान ने कहा। क्या मतलब? आप कौन हैं और क्यों ये बात पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। डॉक्टर मार्टिन, आप साइंसदान हैं, इसलिए आपको तफसील नहीं बताई जा सकती। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि पाकिस्तानी एजेंटों की एक टीम ये फार्मूला वापस हासिल करने और स्पेशल लेबॉर्ट्री को तबाह करने के लिए शीटलैंड पहुंची हुई है। एचडी इनके खिलाफ काम कर रही है, लेकिन ये लोग इंतहाई ख़तरनाक हैं, इसलिए हम इस बारे में इत्मीनान चाहते हैं कि फार्मूला महफूज है। अगर वो लोग किसी तरह लेबॉर्ट्री में दाखिल भी हो जाएं तो फार्मूला हासिल ना कर पाएं, इमरान ने कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? लेबॉर्ट्री में वो कैसे दाखिल हो सकते हैं? वैसे आप बेफिक्र रहें, फार्मूला मेरे खसूसी सेफ में मौजूद है, दूसरी तरफ से गुस्सेले लहजे में कहा गया। लेकिन आप तो इस पर काम कर रहे होंगे, इस सूरत में फार्मूला सेफ में कैसे रखा जा सकता है, इमरान ने कहा। आप साइंसदान नहीं, इसलिए आप इन बातों को नहीं समझ सकते। फार्मूला वाकई सेफ में है, अलबत्ता इसका वर्किंग पेपर बना लिया गया है और इस वर्किंग पेपर के जरिए काम हो रहा है, डॉक्टर मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर मार्टिन, ये सेफ किस तरह महफूज है, आप इसकी तफसील बताएं, इमरान ने कहा। सॉरी, ये मेरा काम है, आपका नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। क्या नंबर है डॉक्टर मार्टिन का, इमरान ने कुरिडलर पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ, कर्नल पीटर ने चौंक कर पूछा। अचानक राब्ता ख़त्म हो गया है, इमरान ने कहा। तो कर्नल पीटर ने नंबर बता दिया तो इमरान ने वही नंबर प्रेस कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर मार्टिन से बात कराओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। हेलो, अब क्या है, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा। डॉक्टर मार्टिन, आप लेबॉर्ट्री का रास्ता खोलें, मैं खुद इस सेफ को चेक करना चाहता हूँ। कर्नल पीटर हमारे साथ होंगे, इमरान ने कहा। नहीं, रास्ता नहीं खुल सकता और अब मुझे फ़ोन ना करना, दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रास्ता एक बार फिर ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। कर्नल पीटर, आप लेबॉर्ट्री में तो जाते होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि क्या सेफ वाकई महफूज है? डॉक्टर मार्टिन तो खुश्क मिजाज साइंसदान है और वो मामलात की नज़ाकत को समझ ही नहीं पा रहे, इमरान ने कर्नल पीटर से कहा। मैं सिर्फ एक बार किया था जब डॉक्टर मार्टिन अचानक बीमार हो गए थे और मिलिट्री के खसूसी डॉक्टर को कॉल किया गया था। लेबॉर्ट्री तो खासी बड़ी है, लेकिन रास्ते से दाएं हाथ में ही एक इमारत है जिसमें उसका खसूसी ऑफिस है। इस ऑफिस में खुफिया सेफ हो सकता है, मैंने बहरहाल देखा तो नहीं, कर्नल पीटर ने जवाब देते हुए कहा। रास्ता यहाँ से कितने फासले पर है, इमरान ने कहा। यहाँ से तो करीब है। क्यों, कर्नल पीटर ने पूछा। इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तसल्ली हो सके कि रास्ता महफूज है, इमरान ने कहा। वो तो जाहिर है महफूज है, चट्टान से बंद किया गया है और ये चट्टान अंदर से हटती है, कर्नल पीटर ने जवाब दिया। क्या आप मुझे इस चट्टान तक ले जा सकते हैं ताकि मैं तफसीली रिपोर्ट चीफ बॉस को दे सकूं? सिर्फ एक नज़र देखकर हम वापस आ जाएंगे,
इमरान ने कहा। अच्छा ठीक है आइए, कर्नल पीटर ने उठते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे मेज पर मौजूद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल पीटर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, लेकिन इमरान उठकर खड़ा हो गया था। इसके उठते ही उसके साथी भी उठकर खड़े हो गए। कर्नल पीटर दोबारा बैठ गया और उसने रिसीवर उठा लिया। इमरान ने हाथ बढ़ाकर खुद ही लाउडर का बटन प्रेस कर लिया। कर्नल ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा, लेकिन खामोश हो गया। यस, कर्नल पीटर बोल रहा हूँ, कर्नल पीटर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। वो शायद दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनने के लिए खामोश रहा था, लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई ना बोला तो कर्नल पीटर ने खुद ही बात कर दी। कर्नल पीटर बोल रहा हूँ, कोई बात कर रहा है, कर्नल पीटर ने कहा। चीफ ऑफ इंटरसेक्शन जनाब, मैक बात करेंगे, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई थी। यस, कराएं बात, कर्नल पीटर ने कहा। हेलो, मैक बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई थी। यस सर, कर्नल बोल रहा हूँ। क्या डॉफ और उसके साथी आपके ऑफिस में हैं? मुझे फर्स्ट चेक पोस्ट से यही बताया गया, दूसरी तरफ से सर्द लहजे में कहा गया। यस सर, वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने फ़ोन पर लेबॉर्टरी इंचार्ज डॉक्टर मार्टिन से बात की और सिर्फ पूछा है कि पाकिस्तानी फार्मूला महफूज है या नहीं, और अब वो लेबॉर्टरी का रास्ता बाहर से दिखना चाह रहे थे कि आपकी कॉल आ गई। कर्नल पीटर ने जवाब दिया। आप उन्हें ऑफिस में रोके, मैं खुद आ रहा हूँ, और सुने आपने उन्हें मेरे पहुँचने तक हर सूरत में रोकना है, दूसरी तरफ से सख्त और इंतहाई सर्द लहजे में कहा गया। यस सर, कर्नल पीटर ने एक बार फिर इमरान की तरफ देखते हुए कहा तो इमरान ने यकलक रिसीवर कर्नल पीटर के हाथ से झपट लिया। हेलो मेक, मैं डॉफ बोल रहा हूँ, ये तुमने क्या हिदायत दी है? क्या तुम्हें अब तक मालूम नहीं हो सका कि मैं अब तुम्हारी तरह सेक्शन चीफ हूँ? इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर रिसीवर कॉरिडोर पर पटक दिया। कर्नल पीटर का मुंह खुला का खुला रह गया, उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात उभर आए। चलें कर्नल, इमरान ने कर्नल से कहा। वो हमारे इंचार्ज हैं जनाब, कर्नल पीटर ने रुक रुक कर कहा। मुझे मालूम है, उन्होंने आपको यही हिदायत दी है कि उनके आने तक हमें यहीं रोका जाए, तो हम छावनी से बाहर तो नहीं जा रहे, और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप हमें बाहर से ही वो रास्ता ना दिखाएं। बेफिक्र रहें, हम मेक के आने तक यहीं रहेंगे, और फिर यहीं से चीफ से बात होगी कि मेक ने ये ऑर्डर किस हैसियत से दिया है। चलें, उनके आने से बाहर हार देर लगेगी और हम इस दौरान ये छोटा सा काम कर सकते हैं, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ठीक है जनाब, आए, कर्नल पीटर ने कंधे उचकाते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया हो। ऐसे में इमरान ने उसे ये कहकर तसल्ली दी थी कि वो बाहर नहीं जा रहे, और फिर इमरान जिस लहजे और जिस अंदाज में मेक से इसके सामने बात की थी, इसके असरात में लामहला उस पर मुरतब हुए थे। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।